हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए एसएससी जीडी के जो सफल बैच की सीरीज़ चल रही थी, आज हम फिर से आपकी नई क्लास के साथ में हाजिर हो गए हैं। और आप लोग भी आ जाइए, क्लास का आनंद उठाएं और क्लास का आनंद लें। और अभी तक आप लोग जो नींद में खोए हुए थे, उस नींद को जाग कर के आप लोग आ जाइए, क्लास का आनंद उठाते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो आपका टॉपिक रहेगा मूल कर्तव्य भाग 4। और इसके साथ में हम लोग देखेंगे कुछ प्रतीक चिन्हों को लेकर के। तो आज हम लोग इसी क्लास पर चर्चा करते हैं। तो आप देख लीजिए, आज की क्लास की हेडिंग पड़ी हुई भाग 4 का। ठीक है, तो इस बच्चों इस भाग 4 का की अगर बात की जाए, 4 का, तो ये क्या है? तो ये बच्चों भाग 4 का है, किसके बारे में बताता है? मूल कर्तव्य के बारे में। और मूल कर्तव्य की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51 का बच्चों। इस पर नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, 51 का ऐसे। ठीक है, आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य। और देखो जरा, मौलिक कर्तव्य आपके लिए कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य की बात करें तो ये आपके जो मूल कर्तव्य हैं, ये आपके रूस से लिए गए हैं। रूस के संविधान से, जिसे आप लोग पूर्व सोवियत संघ कहते थे, वर्तमान में उसी का ही नाम है बच्चों, क्या? रूस। तो वहाँ से लिए गए हैं। और हुआ क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये कब आई थी? 1976 की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक, तो एक समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये समिति बच्चों कब आई थी? 1976 में। और इसी समिति के तहत ही मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य है। और इसी समिति के तहत ये संविधान में बच्चों मूल कर्तव्य हमारे क्या जोड़े गए थे। तो आप लोग विशेष याद रखना ये। तो अभी तक 2 बातें हो गई। भाग 4 का किसके बारे में बताता? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। किस समिति पर आई हुई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब आई थी? 1976 में। इसी के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में क्या जोड़ा गया था? जोड़ा गया था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे अगर बात करते हैं तो आगे आप देख लीजिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मतलब कि बच्चों जो यहाँ पर आपने ये 11वां का मतलब ये है, 11वां नंबर का जोड़ा गया। और आप लोगों ने देखा होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार में मैंने आपको बताया था 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, यही तो जोड़ा गया था आर्टिकल 21 का के तहत। तो ये 11वां मूल कर्तव्य था। और किसके तहत जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, इसके बाद बच्चों वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं बच्चों, डैश होना चाहिए था, क्योंकि डैश का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य हैं, ये डैश का मतलब ये होता है अभी भी आगे बात कही जानी है। ठीक है, शेष है। और जब बात कंप्लीट हो जाती है तब फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो आपका मूल कर्तव्य है वो क्या है? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वाले इसमें कहा गया है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है, ये कहा गया कि संविधान का पालन करें और साथ साथ में उसके आदर्शों का पालन करें। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सभी का क्या करें? सम्मान करें, सम्मान करें। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य में नहीं शामिल है, या निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, या कौन शामिल है। तो आपको यही बच्चों ऑप्शन में दिए होंगे और तब आपको पहचानना होगा कि ये मूल कर्तव्य इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये बच्चों है पहला। दूसरा जो हमारा है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। मतलब कि हमारे जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी है, इस देश पर निछावर हुए हैं, तब हमको आज़ादी मिली है। तो कहा यह गया है कि हम लोगों को जान अभी नहीं देना है,
कम से कम उनके आदर्शों को समझे, उनको हृदय में लगा कर रखें, ठीक है, क्योंकि ये वही क्रांतिकारी हैं जो हमको आज़ादी दिलाकर गए हुए हैं। तो वर्डिंग आप वही लिखा है, उनके उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका सम्मान करें, पालन करें। तो ये आपका दूसरा मूल कर्तव्य बच्चों कहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तो कहा गया भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। तो भारत की प्रभुता बनाकर रखें, एकता बनाकर रखें, अखंडता बनाकर रखें, इनकी रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी। हम सब एक हैं, एकता बनाकर रहेंगे, प्रभुता स्थापित करेंगे, ठीक है, अपने देश की अखंडता बनाकर रहेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपके 3 मूल कर्तव्य थे। तो आप लोगों ने तीनों को देखा, इनको 1-2 बार पढ़ना है और बस आप लोग याद रखिएगा। सवाल आपसे यही पूछेगा कौन सा मूल कर्तव्य में नहीं शामिल है या है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 3 हो गए, 11 हमें देखना है। चौथा जो बच्चों आपका मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है, वो कहता है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। मतलब कि कहा यह गया कि हम लोग अपने देश की रक्षा करें और जब कभी भी युद्ध हो जाए, आपका देश आपको बुलाए, आपका देश आपको आवाज़ दे और कहे आजा मेरे यार, आज आपकी ज़रूरत है, तब आपको क्या करना होगा, अपने देश का, अगर देश आपका आह्वान कर रहा है तो अपने देश के लिए आपको जाना भी पड़ेगा, देश के लिए लड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मूल कर्तव्य है चौथा, देश की रक्षा करें। आह्वान का मतलब बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, डट जाइए। अगर आपको आपका देश क्या बुलाता है, आ जाइए मेरे भारतीयों, आज आपका समय आ चुका है और इस मैदान में उतर के आइए, और आह्वान कर रहा, बुला रहा है तो आपको राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला 5वां बच्चों क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता मतलब कि मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर। समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना, भाईचारा भी होना चाहिए कि सब हमारे भाई, ये पता चलो ग्रुप में मिले हो और सब भेद खोले दे रहे हो, भाईचारा निभा ही नहीं रहे हो। तो यही बोला गया है, भारत के सभी लोगों में समरसता यानी मिलजुल कर, समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना से रहें, ठीक है, भेदभाव ना करें, सब अपने भाई हैं, सब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो ये बच्चों हमारा 5वां मूल कर्तव्य था। 6वां अगर बात करें तो 6वें में कहा गया हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो वर्तमान में विद्वान है, अपने संस्कृति में मेले भी होते, त्यौहार भी होती, पूजा पाठ भी होती है, संस्कृति से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है। तो अपनी उस संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, ठीक है, अपने देश का क्या पहनावा है, ठीक है, अपने देश की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, तो उसका महत्व समझें और उसका क्या परीक्षण भी करें, साथ में परीक्षण भी करते रहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि अपने देश में की ये संस्कृति है, ठीक। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला 7वां जो है वो लिखा हुआ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। इसका मतलब ये है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो आती हैं, इनकी रक्षा करनी है, इनको काटना नहीं है पेड़ पौधों के। अगर आप सभी पेड़ पौधे काटते रहोगे तो वर्षा कहाँ से होगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है, पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो मतलब इनकी रक्षा करें और जितने भी जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो, सभी के प्रति दया का भाव रखें, उनको मारे नहीं, उनको भी दर्द होता है, ठीक है, महसूस करते हैं, तो उन सभी के प्रति भी दया का क्या भाव रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपका 7वां मूल कर्तव्य था। आगे हम लोग बात करते हैं 8वां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद
और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब कि आपका सोचने और समझने का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए, प्रूफ के साथ में हम सोच रहे समझ रहे क्या ऐसा अगर कराया जाए तो ऐसा हो सकता है। और मानववाद की भावना हो। ज्ञानार्जन, अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, अर्जित कर रखा है तो इसे बांटिए, छुपाइए मत, दबाकर मत रखिए। तथा सुधार की भावना का विकास करें और अपने अंदर सुधार की भावना का क्या करें, सुधार करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है आपका सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल वैज्ञानिक के तरीके से होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। तो बच्चों आपके लिए कल का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो मैं कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। आर्टिकल 24, 29, 30 और 17 किससे संबंधित हैं, कमेंट करके आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। अगला बच्चों 9वें नंबर की अगर बात करें तो लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेपर देने जाएंगे, भीड़ बहुत होती, ट्रेन में जगह मिलती नहीं है, और जब जगह नहीं मिलती तो हम लोग तोड़ फोड़ करके आते हैं, ट्रेन का शीशा फोड़ देते हैं, कहीं बस का शीशा फोड़ देते हैं। तो ये गंदी बात नहीं करना है बच्चों, ठीक है। ये मूल कर्तव्य है आपका, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या रहें, दूर रहें, अच्छे बने, समझदार बने। ठीक है बच्चों। अगला 10वां जो आपका है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। व्यक्तिगत का मतलब होता है स्वयं, और सामूहिक गतिविधियों का मतलब होता है आपसे जुड़े लोग। ठीक है, यानी स्वयं तो आप आगे बढ़ें और आपसे जितने भी जुड़े लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। ठीक है, ये मतलब है स्वयं तो आगे आप बढ़े, आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको भी बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि ये देश एक नई उपलब्धि को छू सके, नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है बच्चों। और आखिरी ये 11वां नंबर का, ये देखो वही है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक और उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब कि माता पिता की जिम्मेदारी है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, अनिवार्य और शिक्षा दें। ये जो जिम्मेदारी बनती है उनका पालन करें, माता पिता की जिम्मेदारी है, उनको शिक्षा जरूर दिलाएं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और इसके बाद भी चलती रहती है, लेकिन शुरुआत में जरूर दिलानी है, जरूर दिलानी है। क्यों? क्योंकि आपका मूल कर्तव्य कहता है। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो ये आपके वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य थे। आपको क्या हाथ धर के रटना नहीं है कि आप हाथ धर के रट रहे हो, भूल जाओगे बच्चों अगर आपने हाथ धर के रटा। क्या करना है, ऐसे आंखों से देखना है ऐसे किसी चीज़ को, और यहाँ सेट करना है। बुक भी पढ़ो, ऐसे आंखों से देखते चले जाओ, फिर आंख बंद करो, यहाँ देखो क्या ऊपर से सभी लाइनें आ रही, बस ऐसे देखते चले आओ। और अगर वो आपके दिमाग में सभी आ रही तो आजीवन आपके लिए हो जाएगा। और आप लोग कक्षा 8 की तरीके से कहाँ से कबूतर हाथ धर धर के रटते और भूल जाते हो। इसीलिए एकाग्र पहले मन को स्थिर करो, आंखों से देखना है, केवल ऐसे देखो, ऐसे करके तिरछी गर्दन करके यूं ऐसे, और यहाँ सेट करना आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी कुछ हमारे प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों हमारा क्या, राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान है क्या, जनगण मन। ये आपका राष्ट्रगान है, जनगण मन, जनगण मन। ठीक है, क्या राष्ट्रगान। इसको लिखा किसने था, लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में था, बांग्ला भाषा में था। गायन का बच्चों समय कितना है, तो इसके गायन का समय कितना, 52 सेकेंड है। ठीक है, जनगण मन। और सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक
ठीक है। तो सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया और संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो अपने देश का राष्ट्रगान क्या? जनगण मन। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में लिखा था? बांग्ला भाषा में। गाया कब गया? कोलकाता के 1911 के अधिवेशन में, ठीक है बच्चों। और संविधान ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में। अच्छा, ओहो, सर्वप्रथम कौन सी वो पत्रिका थी जिसमें ये छपा था? तो एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी, 1912 में आई थी और उसमें राष्ट्रगान की जगह क्या? भारत विधाता शीर्षक नाम से छपा हुआ था। भारत विधाता शीर्षक के नाम से छपा हुआ था, ठीक है। इसके बाद बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया, वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की सहायता से कैप्टन हामिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। सुभाष चंद्र बोस की सहायता से कैप्टन हामिद अली ने। और ये बच्चों कुछ नाम नहीं लिखना है, ये कुछ आपके एक्स्ट्रा नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन पर हमें चर्चा नहीं करनी है, ठीक। तो कौन सी पत्रिका कौन थी? तत्वबोधिनी। उस पत्रिका में किस नाम से छपा था? भारत विधाता। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया सुभाष चंद्र बोस की सहायता से कैप्टन हामिद अली ने हिंदी में क्या किया था? अनुवाद किया था। इसके बाद आगे बात करें अगला बच्चों, देखो देखो देखो, बहुत ही जबरदस्त है राष्ट्रगीत। ओहो, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग चिल्लाते हो। राष्ट्रगीत क्या? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। और ये वंदे जो मातरम है, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बच्चों ये वंदे मातरम लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में आपका ये भी था, ठीक है। तो राष्ट्रगीत आपका क्या था? वंदे मातरम। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस भाषा में था? तो बांग्ला भाषा में था आपका, ठीक। और इसे संविधान ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा संविधान ने अपनाया, संविधान सभा ने अपनाया। इसको कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। याद करो, शुरू में मैंने क्लास जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, बताया होगा। याद करो आप लोग प्राचीन काल में जा करके, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन ये अपनाया गया था। प्रथम बार गाया कब गया? ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका गायन किया गया था। क्या? वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार आपका राष्ट्रगीत गाया गया था, वंदे मातरम। इसके गायन का समय भी लगभग कुछ ज़्यादा रहता, 52 से कुछ ज़्यादा, तो वही लगभग 52 सेकेंड मान लिया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद किया अरविंदो घोष ने। उर्दू में अनुवाद किया आरिफ मोहम्मद खान ने। और इसकी जो धुन तैयार की थी, इसकी है ये बच्चों लाइन एक्स्ट्रा लिख गई, इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इसकी धुन जो तैयार की थी वो की थी यदुनाथ भट्टाचार्य ने, ठीक है। इसकी धुन तैयार की थी, ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी है बच्चों, इसको हटाना है। तो राष्ट्रगीत की धुन किसने तैयार की थी? यदुनाथ भट्टाचार्य ने धुन तैयार की थी, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, यदुनाथ भट्टाचार्य। इसके बाद ओ हो बच्चों, आ गया राष्ट्र ध्वज या तिरंगा पिक्चर भी देखी होगी, बागले डायलॉग भी सुना होगा। किसका? राजकुमार का। मेरी जान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, ऐसा देखा होगा। और राजकुमार का डायलॉग भी सुना होगा बहुत। हम आंखें नहीं, हम सुरमा ही नहीं, आंखें चुरा लेते हैं गेंडा स्वामी, तो तुम क्या चीज़ और तुम्हारे ये क्या चीज़, ऐसा कुछ सुना होगा। और बहुत ज़बरदस्त राजकुमार के डायलॉग भी रहते हैं। एक आपने सुना होगा सूर्या पिक्चर में, हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते हैं बागले, अगर दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है,
ठीक है, ऐसा कुछ सुना होगा बच्चों। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रध्वज या तिरंगा। राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर देखो आप केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर बच्चों क्या, हरा। तो राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हो कौन सा रंग है, केसरिया है, फिर आपका कौन सा, सफ़ेद है, फिर आपका कौन सा है, हरा है। ठीक है, तो केसरिया जो रंग होता है ये वाला, ये किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद जो रंग आप बीच में देख रहे हो ये किसका प्रतीक है, सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो बच्चों हरा रंग आप देख रहे हो ये किसका प्रतीक है, हरियाली या देश की समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग बात करें अपने इस राष्ट्र ध्वज की, तो इस राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, हरा। केसरिया आपका त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद सत्य और शांति पवित्रता का प्रतीक है, और हरा हरियाली और देश की समृद्धि का। और बीच में बच्चों देखो जरा, ये नीले रंग का आपका चक्र दिख रहा होगा, और इस नीले रंग के चक्र में 24 तीलियां आपको ऐसे कुछ दिख रही होंगी। इस तरीके से ये बना मिलेगा आपको 24 तीलियों में। तो आगे बात करते हैं, जरा देखो ये बच्चों, अभी हम लोग ये चित्र है नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है, 3:2 का अनुपात रहता है। देखो राष्ट्रध्वज में चक्र जो बना था वो नीले रंग का था और उसमें 24 तीलियां थी। ये देखो जरा चक्र ये वाला, वही बच्चों बात कर रहे हैं। इसमें कितनी तीलियां थी, 24 तीलियां। चक्र सारनाथ से स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ ये देख सकते हो, और ये बच्चों चक्र लगा हुआ है यहाँ पर अशोक स्तंभ में। तो ये चक्र कहाँ से लिया गया, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इमेज आप देख पा रहे होगे, तो आप देख सकते हो ये चक्र है आपका। अगर मैं जूम करूँगा भी तो हो सकता है आपको ना दिखे। ठीक है, ये जहाँ मैंने गोला किया हुआ है यहाँ पर आप लोग बच्चों विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो हो सकता है जूम करने पर आपको ना दिखे। इसके बाद हम लोग और भी आगे इसमें बात कर लेते हैं। डिजाइन जो इसकी राष्ट्रध्वज की तैयार की थी वो पिंगली वैंकैया ने की थी, और इसे अपनाया कब गया था संविधान में, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी, पिंगली वैंकैया ने। संविधान सभा ने कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। और ये नीले रंग का चक्र है, 24 तीलियां हैं, समय की प्रतीक होती हैं। और ये चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ से क्या लिया गया है, क्लियर बच्चों। चलिए आगे हम लोग अगर बात करें और भी कैलेंडर, ओहो कैलेंडर भी पढ़ना है। ओहो, भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। कमेंट करके बताइए शक संवत पहली बार हिस्ट्री में किसके द्वारा चलाया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसको कब अपनाया गया संविधान में, 22 मार्च 1957 में। 22 मार्च 1957 में क्या अपनाया गया था। अगला राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो आपका क्या, देखो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ ये आपका दिख रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। और इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। देखो ये लिखा हुआ सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा है, देवनागरी लिपि में अंकित है। और देवनागरी लिपि क्या होती है, ये शब्द आप देखो अपनाया, ये देवनागरी लिपि में 26 जनवरी 1950 देवनागरी लिपि में हम पढ़ा रहे, आपको लिख भी रहे। तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। और यह सत्यमेव जो जयते है ये कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको, वहाँ से बच्चों ये सत्यमेव जयते लिया गया। और इसको संविधान ने कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या, अशोक स्तंभ, और इसमें लिखा सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। और इसको कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
और अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर बच्चों? और आगे अगर बात करते हैं तो और देख लो भाई, राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ, जिसे क्या कहते हैं? टाइगर। टाइगर। और ये देख सकते हो मुंह बाहर आ, ये गंदी बात है, सुबह ऐसे करके मुंह बाहर है बच्चों, ये आपका क्या? बाघ या टाइगर। और पूंछ और आप सभी देख सकते हो। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? बाघ या टाइगर। और इसे कब घोषित किया गया था? अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 में, 7/3/73 में। और इमेज भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। 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 और मोर आप देख सकते हो, ये इमेज आपकी मोर की लगी हुई है, बहुत बेहतरीन। बागों में मोर नाचे, खिलखिल खिलखिल मोर। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर। और इसे घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1963 में। 26 जनवरी 1963 में। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कब घोषित किया था? अप्रैल 1973 में। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इमेज आप देख पा रहे होंगे। और इसको घोषित कब किया गया था? जनवरी 1963 में। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। तो राष्ट्रीय मुद्रा कहाँ? मुद्रा भाई आओ, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई। कंप्यूटर महोदय क्या कर रहे हो? राष्ट्रीय मुद्रा ये आपकी क्या? रुपया। रुपया। और इसको जारी कब किया गया था? राष्ट्रीय मुद्रा को जुलाई 2010 में, जुलाई 2010 में जारी किया गया था राष्ट्रीय मुद्रा को। जारीकर्ता का नाम क्या था? उदय कुमार था बच्चों। कुमार लिखा हुआ, उदय कुमार। उदय कुमार। ठीक है। तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या? रुपया। आप देख सकते हो ये सिंबल। और ये कानपुर का ITI का कोई छात्र था, उदय कुमार ने ऐसा कुछ ये सिंबल दिया हुआ था। और ये जुलाई 2010 में जारी हुआ था। जारीकर्ता का नाम क्या था? उदय कुमार। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष अपने यहाँ बरगद देखे होगा बच्चों। बरगद। बरगद आजा भाई मेरे बरगद महोदय, आ जाओ भाई बरगद महोदय। कुछ ऐसा आप लोगों ने बच्चों बरगद देखा होगा, और इसमें ऐसे कुछ जड़ें लटकती होती बरगद। ठीक है। ऐसा कुछ करके देखा होगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष अपना क्या? बरगद। राष्ट्रीय पकवान देखो, ओहो, राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। 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 ओहो। और आप लोगों ने खिचड़ी खूब खाई होगी। तो अपने यहाँ राष्ट्रीय पकवान क्या? खिचड़ी। खिचड़ी है। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या? बरगद। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं तो यही तक है। लेकिन अगर कभी पूछे राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तब आपको बताना होगा जलेबी। अपने यहाँ की क्या है? जलेबी। राष्ट्रीय खेल पूछे तो लगभग हॉकी, आप क्रिकेट हो गया होगा। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। तो ये बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने 2 चीज़ों पर चर्चा की। हम लोगों ने मूल कर्तव्य भी देखे और कुछ प्रतीक चिन्ह भी देखे। और यहाँ से क्वेश्चन आते जरूर है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज। 3 आप लोग विशेष याद रखना। और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, मज़े भी लिए होंगे, कुछ मीठी बातें भी मैंने की थी, उनका आनंद उठाया होगा। तो चलिए बच्चों, कल हम एक नई क्लास के साथ में हाजिर होंगे, कार्यपालिका। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद। जय हिंद।